अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एज़मा यानी दमा और ब्रोंकाइटिस में डिफरेंस और इसके साथ साथ एज़मा दमा का होम्योपैथिक तरीका इलाज। तो सबसे पहले हम एज़मा को और ब्रोंकाइटिस को डिफाइन कर लेते हैं। ब्रोंकाइटिस जो है इसमें ब्रोंकाई इट्स अ सब डिवीजन ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद जो है वो जब अगली नालियाँ डिवाइड होती हैं तो वो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती हैं। जब इन्फेक्शन का लेवल आ जाए किसी इरिटेंट की वजह से, एलर्जेंट की वजह से, किसी केमिकल की वजह से, किसी एंटीजन की वजह से, तो उसकी वजह से एयरवेज के अंदर जो है वो नैर्विंग हो जाए, क्योंकि एयरवेज में जो है यानी इन नालियों में ब्रोंकाई में म्यूकस का अखराज बढ़ जाता है और जहां म्यूकस के अखराज की वजह से अगर किसी चीज़ का किसी नाली का साइज ये है तो वो तंग होकर शार्ट रह जाता है, तो इसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स लेवल का स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, जबकि एज़मा के अंदर जो है यही सिलसिला जो है नर्विंग का और डैमेजिंग का सिलसिला वो एयर सैक यानी एल्वोलाई हवा वाली थैली तक भी पहुंच जाता है। यानी एयर सैक हवा वाली थैली क्या चीज़ है, जिस जगह पे जाके गैसियस एक्सचेंज यानी गैसेस का तबादला होना होता है। यानी कि यहाँ पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड ने जो है वो खून से निकल के इस थैली में आना होता है और इस थैली में जो बाहर से हम हवा लेके गए होते हैं इसमें से ऑक्सीजन ने खून में शामिल होना होता है। तो इस जगह पे जाके वो डैमेज हो जाती है ये जगह और सरफेस एरिया कम हो जाता है और जो हवा हम अंदर लेके जाते हैं वो मोस्टली अंदर ही रह जाती है, यानी रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो पीछे बच जाता है इसका। अब हम जो है देखते हैं इसका ट्रीटमेंट से पहले मैं आप लोगों को प्रिवेंशन बताता हूँ। ऐसे लोग जिनको पता है कि उनको डस्ट एलर्जी या बेसिनोसिस या जो वीट सीजन में एलर्जी होती है या किसी केमिकल या किसी परफ्यूम खुशबू इत्र वगैरह से या तुर्श खट्टी चीजें खाने से, तो वो इस चीजों से इजतनाब करे। यानी प्रिवेंशन जो है वो जरूरी है इलाज से। इलाज भी फिर ही काम आता है जब आप जो है एहतियाती तदाबीर को अपनाते हैं। एहतियाती तदाबीर में आप मास्क भी लगाएं, उसके अलावा ऐसे एरिया में ना जाएं जहां आपको पता है कि डस्ट मट्टी गट्टा ज्यादा है। जैसे आजकल कपास का सीजन है तो जो है वो सिलसिला डस्ट का ज्यादा जो है वो चल पड़ा है और जो सांस के मसाइल वाले लोग हैं उनमें ये तकलीफात भी ज्यादा बढ़ जाती हैं इस मौसम में। अमूमन इसमें जो है लोगों को ड्राई कफ्स जो है, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस की तंगी जो हो जाती है। इसके अलावा जो है समटाइम्स स्पुटम का जो मसला है बलगम का, वो भी ज्यादा अखराज होता है कुछ लोगों में, ज्यादा स्पुटम बनने लग जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों को साथ हल्का फुल्का फीवर भी महसूस हो जाता है। सांस में घबराहट जो है वो टाइटनेस जो चेस्ट टाइटनेस का अमल है वो भी इसमें आ जाता है। अब हम होम्योपैथिक तरीका इलाज में देखते हैं। सबसे पहले अमूमन जो मैं स्टार्ट करता हूं तो उसमें बेसिलिनम 200 की एक डोज देता हूं। ये हफ्तावार 3-4 बार ये डोज मैं चलाता हूं इसकी। इसके बाद जो है बायो कॉम्बिनेशन एक है, बायो कॉम्बिनेशन 2 जो है, बायो कॉम्बिनेशन 2 एजमा के लिए स्पेशली जो है वो बना हुआ है। ये 6 गोलियां आपने दिन में 3 मरतबा इसकी इस्तेमाल करनी है, पानी में डिजॉल्व करके या डायरेक्टली चूस सकते हैं इसको, ये वैसे डिजॉल्व हो जाती हैं। इसके बाद एक मैं कॉम्बिनेशन देता होता हूँ। कॉम्बिनेशन में पोथोस क्यू है, ब्लाटा ओरिएंटालिस क्यू है, लोविला है, इसके अलावा ग्रैंडिला है क्यू, इसके अलावा एस्पिडोस्पर्मिया क्यू है। इन सब को बराबर मकदार में मिला के इनके 20 से 30 कतरे जो है नॉर्मल पानी के अंदर, टैप वाटर के अंदर मिला के इनको दिन में 3 मरतबा पीना होता है। इसके अलावा जो है अगर सांस की तंगी इलाज के दौरान भी ठीक ना हो रही हो, सांस फिर भी मुश्किल दुश्वारी से आ रहा हो, तो आपको कार्बोवेज 200 की एक खुराक जो है वो अच्छे रिजल्ट देगी। यानी कि बाकी अलामत के साथ बाकी ट्रीटमेंट साथ तो चलना ही है, लेकिन कार्बोवेज 200 की सिर्फ एक खुराक जो है वो इलाज के दौरान फिर भी अगर सांस तंगी से आ रहा हो, दुश्वारी से आ रहा हो, तो एक खुराक इसके लिए काफी होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।